वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मैं आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहती। मेरे प्रोग्राम का नाम तो है इस्लामाबाद से, लेकिन जैसे कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सिंध, ख़ास तौर पे कराची की खबरें गर्मा गर्म हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद कराची जाया जाए और असल हक़ाइक़ आप तक लाए जाएं। जहां बात होती है सिंध की सियासत की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ये एकदम जहन में दौड़ जाता है। इसीलिए आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान सिंध की सियासत के बारीकियों को और दाव पेच को अच्छे से समझते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं सूबाई वज़ीर बराए तवानाई और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कैसा है कराची का मौसम पहले तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। गर्मी तो देख रही हैं आप कि पूरे मुल्क में ही है, और जाहिर है वो कराची में भी जून का महीना है, तो इसलिए मौसम भी गर्म है और सियासी तौर पर भी बजट और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी एक गर्मी की तरफ ही हैं। अच्छा, मैंने मौसम का जिक्र इस वजह से किया कि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा, पूरे मुल्क में गर्मी ज़्यादा, लेकिन के इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप सूबाई वज़ीर हैं एनर्जी के, तो के इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि अगर हमारे वाजिबात अदा नहीं किए गवर्नमेंट ने तो हम लोड शेडिंग बढ़ा देंगे। तो फिर क्या होगा कराची वालों का हाल? देखें, उनके जो वाजिबात या दीगर चीज़ें हैं वो हर साल और काफ़ी अरसे से कुछ इश्यूज़ थे जिनको वो रिकंसाइल किया जाता है, और फिर उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के भी अभी तक इश्यूज़ हैं। वो कहते हैं कि जो अब भी हुए हैं उसमें भी कोई मसाइल हैं, तो वो हमने उनकी कुछ इश्यूज़ के बावजूद वो समरी फ्लोट की है। लेकिन इस वक्त क्योंकि फाइनेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो लास्ट में क्वार्टर मिलता है अगर वो मिल गया तो 30 जून से पहले उनके कुछ जो है उनकी अदायगियाँ हो जाएंगी। अदरवाइज़ फिर ये 30 जून के बाद जो है उनको जो भी उनके ड्यूज़ हैं वो दे दिए जाएंगे। अच्छा, उन्होंने दावा किया है कि 9.2 अरब रुपए के ड्यूज़ हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी, ये तो बहुत बड़ी रकम है। देखिए, वो हर साल बहुत सारे इश्यूज़ जब सामने आते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, और फिर वो ओवर बिलिंग और बहुत सारे इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं। बल्कि अगर आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो अगर 10 सालों को भी अगर उठा लें तो हर साल कम से कम कोई 50 करोड़ और 1 अरब के बीच में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बाद में जाके सेटल होती हैं। तो अब ये बड़ी अमाउंट है और इसको ऐसे ही दरगुजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको बड़ी बारीकी से स्क्रूटनी की जाती है कि कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं। तो ये इस वजह से। और फिर देखिए, हमारे गवर्नमेंट की तरफ जो सबसे बड़ी बिलिंग होती है वो होती है वाटर बोर्ड की। अब वाटर बोर्ड में हमें जो सबसे बड़ा मसला होता है, मैं कुछ अर्सा लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि एकदम शट डाउन हो जाए तो वाटर बोर्ड को, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि वो कई दफ़ा लाइनें बस्ट हो जाती हैं, वो इतना प्रेशर आता है कि फिर उस पर पैसे खर्च होते हैं। फिर वो जो कई घंटों के बाद जब वो पंपिंग स्टेशन चलते हैं, मिसाल धाबेजी से जो पानी शुरू होता है वो जब यहाँ पहुँचता है तो उसको कुछ घंटे लगते हैं, और जब वो शट डाउन के बाद वो एकदम ब्रेक लग जाता है और एक दो लाइनें बस्ट होती हैं, फिर वो जब दोबारा पानी शुरू होता है तो फिर घंटों लगते हैं। तो वो तो हमने इनको कई दफ़ा लिखा है, वो तो अभी इनसे हिसाब किताब हमने किया ही नहीं है, वो अलहदा से है। अच्छा, लेकिन ये इश्यूज़ हैं, लेकिन उनके जो जायज़ ड्यूज़ बनते हैं, ज़ाहिर है वो भी हमारे मुल्क का इदारा है, चाहे वो प्राइवेट है, और उसको कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए किया जाता है। सिंध गवर्नमेंट का उस पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपना इदारा है, और अपने इदारों का हम ये नहीं है कि हम कह लें गंडापुर साहब की तरह कि उस पर कब्ज़ा कर लेंगे और उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं।
और फिर अवाम के साथ तो और ज़्यादा है। देखिए हमारा सिंध गवर्नमेंट का कंसर्न और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसर्न आम लोग हैं, और जब वो तकलीफ़ में आते हैं, वो मसाइल का शिकार होते हैं, तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो किसी सरकारी इदारे की डिस्कनेक्शन कर दें, हमें उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोई अपना नेमुल बदल ढूंढ लेते हैं, जो भी इदारे हैं जनरेटर पे चले जाते हैं, दीगर उनके पास इस तरह। लेकिन आम जो ऑलरेडी गुर्बत में पिस रहा है, फिर बिजली के इतने ज़्यादा बिलिंग, और अब दोबारा आज फिर आपने देखा कि वो उसके बढ़ा दिए गए हैं जो है, और कराची में ही उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो ये आम लोगों को जब तकलीफ़ होती है तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ होती है, और वो हमने इनसे ये कहा है कि भाई आपने वो लोड शेडिंग नहीं करनी। और फिर हमसे कमिटमेंट की गई कि जो 100 यूनिट और 200 यूनिट वाले लोग हैं, ज़ाहिर है वो इलाका है जो कच्ची आबादियों में रहता है या कंजस्टेड इलाके हैं, वहाँ रहता है। तो उनके ये हुआ कि जो उनके ड्यूज़ हैं वो फ़िलहाल उनको अपनी जगह पे जो भी डिस्प्यूट है चलता रहे, लेकिन करंट बिल जिसका भी 100 और 200 यूनिट करीब है, जिन आबादियों का, वो लोड शेडिंग से ये मुस्तशना करेंगे। तो वो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसमें हमने जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली में हैं, उन सब की हमने एक कमेटी बनाई, जिसके सरबरा मोहतरम सईद गनी साहब हैं, सिंध असेंबली के सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन हैं। फिर उसमें एमक्यूएम के दोस्त भी हैं, जमात इस्लामी के रुकन भी हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो पीटीआई सपोर्टेड जो अरकान हमारे, उनको भी उसमें रखा है, ताकि हर कोई अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके। मतलब अगर आप सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात करें, वैसे तो पूरे सूबे में फिर हेस्को है, सेप्को है, उनकी भी अपनी जगह पे ज़्यादती हैं। कई कई दिन यहाँ तो घंटों की लोड शेडिंग होती है, वहाँ तो महीनों महीनों फीडर बंद कर देते हैं। तो उसके लिए हमने टेकअप किया है। चीफ मिनिस्टर साहब स्पेशली हम लोग गए थे, उन सीएम साहब भी, मैं भी था, हमारे सीनियर मिनिस्टर भी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, और हमने फेडरल मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उनके सेक्रेटरी साहब लंगड़ियाल साहब भी थे, और लोग भी थे। उनसे ये सारी चीज़ें हमने शेयर की। तो उन्होंने हमारी बात की कहा कि बिल्कुल ये इस तरह की सिचुएशन है और हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो जो कि इलेक्ट्रिक के बिलिंग का इशू है वो हल हो जाएगा, और जाहिर है हमारी अपना इदारा है, तो हम उसको कोई इस तरह के ट्रबल में नहीं डालेंगे। अच्छा, जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है आसिफ हैदर शाह, जी, उन्होंने ये कहा है कि कोई नया मंसूबा अब नहीं होगा। 2024 और 2025 में ये जो पुराने मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, वो सब मुकम्मल किए जाएंगे। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी कराची में थे, अभी सेशन हुआ है तो इस्लामाबाद गए। उन्होंने भी ये कहा है कि थोड़ा वज़रा की जो कारकर्दगी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर उन्होंने कहा है थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है, और वो थोड़ा उस तरह मुतमईन नहीं है कि वो कहें जी वेल डन। जी। सो ये थोड़ी सी एक जी बिल्कुल। एक तो पहले चेयरमैन का जिक्र कर लें। देखें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो जब इलेक्शंस थी, जो उन्होंने मंशूर दिया, फिर जो जिस तरह उन्होंने मेहनत की, हर इलाके में गए, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं वो तो पार्टी की वजह से जीतते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, कि वो जो जिस तरह लोग उनसे प्यार करते हैं, और उनका जो एक सियासी लेगेसी है, उनके शहीद नाना की, उनकी शहीद वालदा की, और फिर पीपल्स पार्टी की जितनी कुर्बानियाँ हैं या जो खिदमात हैं मुल्क में, तो लोग उसको देखते हैं, इसी वजह से हमें वोट मिलते हैं। तो चेयरमैन साहब जाहिर है हमारे चेयरमैन हैं भी की, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो लोगों में गए इतने खतरात के इसी वजह से आपने देखा कि सिंध में हमने 2008, 2013, 2018 से इस दफ़ा 2024 में ज़्यादा नशिस्तें ली। इन तमाम, जब हालांकि बीबी तब शहीद हुई थी 2008 में, लोगों में बड़ा इमोशनली हाँ थे, जज्बाती वो था, लेकिन उसके बावजूद इस दफ़ा हम लोग 2/3 मेजॉरिटी में हैं, और जाहिर है चेयरमैन की वजह से जीते हैं। तो चेयरमैन हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो उनको तो हमेशा लगता है कि जो टीम है वो ज़्यादा काम करे, तो इस वजह से उन्होंने सबको बुलाया और सबसे कहा। और फिर जो आपने जी, और फिर जो आपने चीफ सेक्रेटरी साहब की बात की, वो भी हमारा एक पॉलिटिकल फैसला है
किस वजह से कि यहाँ पे तसलसल है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का 2008 से लेके। तो जो स्कीमें इस वक्त ऑन गोइंग स्कीमें हैं वो जाहिर है पार्टी नहीं दी हैं। तो हमने ये, क्योंकि इस दफ़ा फाइनेंशियल क्रंच है, हमें कोई ज़्यादा इतने वो नहीं है उम्मीद कि हमें कोई बहुत ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑन गोइंग स्कीम है वो पूरी हों। तो 5,000 और कुछ 100 के करीब हमारी ऑन गोइंग स्कीमें हैं। और इस दफ़ा जो हमने फैसला किया है सिंध भर में, आप कह रहे हैं? पूरी सिंध में जी। तो जो हम उसको ज़्यादा फंडिंग करेंगे, और इस वजह से हमारी पूरी कोशिश है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कोई 4,000 से ज़्यादा स्कीमें कंप्लीट हो जाए, ताकि लोग उनसे मुस्तफ़ीद हों, और बाकी जो स्कीमें हैं वो भी बाद में कंप्लीट हों। तो इस वजह से नई स्कीमें हम नहीं ले रहे। लेकिन जो चेयरमैन साहब के वादे हैं मैनिफेस्टो में जो है कि लोगों को पानी बेहतर करना है, जो काफ़ी उसमें परेशानियाँ पेचीदगियाँ हैं, कई जगहों पे पानी है नहीं, पानी अगर है तो पीने के काबिल नहीं है। और फिर ये जिस तरह एनर्जी क्राइसिस है और लोगों को हैवी बिलिंग हो रही है या बिजली नहीं आ रही, तो उसके लिए उन्होंने ब्लॉक एलोकेशंस रखवाई हैं कि वो मंसूबे जो आम लोगों की बेहतरी के लिए हों वो बाद में उनको शुरू किया जा अच्छा सकता शाह है। साहब, मैं जब भी बात हम और पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़गी और दोस्ती की बात पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मुझे एक, जहाँ आप पानी की बात कर रहे हैं, तो कराची में पानी का मसला मैं देखती आई हूँ। जी जी, जाहिर है मैं भी यही, लेकिन कराची में पानी का मसला कभी हल नहीं हो पाता। ख़ास तौर पे गुंजान आबाद इलाके जैसे गुलिस्तान जौहर हो गया, इसी तरह आप लियाकताबाद ले लें या और ऐसी जगहें, मैंने देखा है कि लोग प्राइवेटली अपना पानी अरेंज करते हैं, या वो टैंकर माफिया या हाइड्रेंट माफिया, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो वो ये क्यों, डिफेंस, इवन हम डिफेंस में बैठे हैं, डिफेंस में पानी का बहुत इश्यू होता है, क्लिफ्टन डिफेंस में तो है ही नहीं। तो फिर ये मतलब ये कोई अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जदीद दौर के मुताबिक कोई प्लानिंग करने की तो फौरी तौर पे ज़रूरत है ना? जी बिल्कुल प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग भी है, लेकिन जो एक रवैया रहा है सिंध गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट का, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। आप क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ड हैं, आपको बहुत आसानी से वहाँ से फिगर्स भी मिल सकते हैं जो PSDP बनता है। तो पहले तो पानी की बात मैं आपको बताऊं। देखिए, पानी का यहाँ पे कमी है, और पानी की सोर्स जो है वो हमें बहुत दूर से लाना पड़ता है। किंजर से पानी लाते हैं, धाबे जी, फिर इस साइड से हब से लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वीट वाटर, अंडर टेबल स्वीट वाटर नहीं है। तो ये इश्यूज हैं। फिर आबादी का फैलाव, कराची वो वाहिद शहर है जहाँ पे लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बसने आते हैं। इसके बावजूद कि आपने जहाँ भी आप जो भी रिपोर्टिंग होती है या जो चीज़ें आती हैं कि जी कराची तो का बुरा हाल है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा है, कराची में जी गंदगी के ढेर हैं, कराची में जी कराची में पीने को पानी नहीं मिलता, कराची रहने जैसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ बसने आते हैं। अगर कराची इतना ही ख़राब हो तो लोग ना आए। और फिर जो आइनी तौर पर और इंसानी तौर पर हम लोग किसी को रोक नहीं सकते कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी कहाँ भी आकर रह सकता है। तो वो जो फैलाव होता है फिर वो कच्ची आबादियों की सूरत में दीगर, एक तो वो है। दूसरा, जो हमारी स्कीमें हैं, वैसे तो कराची मुल्क की इकोनॉमी में 70% से ज़्यादा उसका अमल दखल है, सब मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कराची का दर्द सबसे आपको मिला होगा, जब इस्लामाबाद में आप जिससे बात करें तो वो आंसू बहाते हैं, फिर वो मगरमच्छ की हों या जो भी हों। लेकिन कराची का पुरसान हाल नहीं, अगर मगरमच्छी आप ये MQM नहीं, मैं MQM, PMLN, PTI सबकी बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही अगर कुछ किया है तो यहाँ पे किया है। आप PSDP जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट देती है बजट, आप उसको ज़रूर प्लीज़, मेरी गुजारिश होगी कि आप उसको चेक करें
कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद जो 2013 तक थी, उसका चेक कर लें कि चारों सूबों को मसावी तौर पर फंड्स वहां से दिए जाते थे। और उसके बाद 2013 से ऑनवर्ड एनएफसी के तहत नहीं, वो एनएफसी अभी बाद में आता हूं मैं। ये मैं जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो हिस्सा होता है जो होता है चारों सूबों का हिस्सा होता है, फेडरल के पास होता है वो। बिल्कुल तो 2013 से 2024 आज की डेट तक आप जाके पीएसडीपी चेक करें कि वहां पे उसमें क्या है। अच्छा, फिर एक जो ये जहनों में ना, जिसका आपने भी एकदम जिक्र कर दिया, एनएफसी 18वीं तरमीम, अच्छा ये जब हो गई तो जी सब कुछ सूबों के पास है। चलें ठीक है, अगर सब सूबों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाए तो हम भी शुक्र के साथ, सब्र के साथ मतलब इक्वल रखा जाए। आपको बड़ी हैरत होगी क्योंकि अब मैं पीएनडी का भी मिनिस्टर हूं ना, तो अभी जो मैंने जाके फिगर्स देखे हैं तो आप यकीन करें कि 2-3% से ज्यादा सिंध को हर साल नहीं मिलता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको ये कह दिया जाता है कि जी वो एनएफसी, जी 18वीं तरमीम, अब जी हर चीज सूबों के पास है। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट जो पीएसडीपी बनाती है, जो खरबों रुपए की बनती है, अरबों की नहीं, खरबों रुपए की बनती है, जब वहां पे दूसरे सूबे भी हमारे हैं, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, पंजाबी, पठान, बलोच या जो हमारे दीगर इलाके हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमें अपने भाई बहनों की तरह हैं। लेकिन मेरा दिल ज़रूर दुखेगा जब मैं देखूंगा कि दूसरे सूबों में किसी में 40%, किसी में 30%, किसी में गया गुजरा भी तो 25%, और जब सिंध की बात आए तो 2%, 3%। ये हकीकत है, ये मेरा कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये वो हकीकत है जो ऑन रिकॉर्ड है, जो आपको बजट बुक में इंडिकेट हुआ है। मिसाल के तौर पर, आप तो अभी बाय एयर आई होंगी, लेकिन जो लोग बाय रोड आते हैं वो कहते हैं जी बस जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो हमें साइन बोर्ड की जरूरत नहीं होती है, पता चल जाता है जी सिंध में आ गए। क्योंकि शाह साहब, इसे हम मजीद भी बात करेंगे, बड़ी इस बात को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सिंध की वो होती है तो हमारा भी बहुत दिल दुखता है। यहाँ पर वक्त हो गया, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, और बात हो रही है सिंध की। हम भी मौजूद हैं कराची में, नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि सिंध को किस तरह इग्नोर किया जाता है। शाह साहब कंटिन्यू। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जब आप बाय रोड आए सिंध में तो कहा जाता है कि जी वो साइन बोर्ड की जरूरत नहीं है कि जी ये सिंध में हम इंटर हुए हैं, बल्कि हमें पता चल जाता है रोडों की हालत से कि जी सिंध आ गया है। लेकिन वो जो जिस रोड की बात करते हैं ना, वो वफाक का रोड है, वो एनएचए का रोड है, वो उन्होंने बनाना होता है। और आप अगर चेक करें तो दूसरे सूबों में, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हकायक है कि दूसरों सूबों में ना सिर्फ वो जो मेन जीटी रोड कह लें या जो नेशनल हाईवे है, मोटरवे बन गई है, मोटरवे है, वो बनाया जाता है, बल्कि उसी पीएसडीपी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बजट रखा जाता है वहाँ के रोडों के लिए, एनएचए के लिए। फिर जो प्रोविंशियल रोड्स हैं उनके लिए भी बजट दिया जाता है, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं या खुद वफाकी इदारे करते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो है 2.5% बजट भी नहीं दिया जाता। शाह साहब, एक सवाल यहाँ एक पहले सुन ले मेरी बात, ये तो हो गया इनकी चीज। फिर पानी की जो बात चल रही थी जी, K4 प्रोजेक्ट हमारा, दीगर हमारे पानी के प्रोजेक्ट्स जो थे, उसको आके कहते होते हैं कि ये जी सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। लेकिन उसमें अगर वफाकी गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट कहती है कि हम करें, तो जब वो पूरा पेस पे होता है तो कभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो तो वो कुछ सालों के लिए रोक देती है, बल्कि अब तो अच्छी तरह से याद है रोक देती है। वो इस वजह से रोकती है कि जी ये स्कीम जो है ना सही नहीं है,
इसको बेहतर करना है, चले जी बेहतर कर लें, आप बेहतर कर लें। हाँ, आप अच्छा जी, हम recommendations दे दें। ठीक है, हमने बेहतर वो उन्होंने की, शुरू हुई बड़ी मुश्किल से, फिर आ गई खैर से पीटीआई की गवर्नमेंट। 2018 में अक्टूबर में गवर्नर हाउस में मीटिंग होती है, वो डेट भी मुझे जहन में अभी आएगी, आपको बताऊंगा। आप पीटीआई गवर्नमेंट की बात मैं पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सीएम साहब वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे ये स्कीम डिस्कस होती है। वहाँ पे ऑब्जेक्शन फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों की तरफ से आता है कि सर ये तो बड़ा जुल्म कर रही हैं, इन्होंने जो स्कीम बनाई है वो इसको तो इन्होंने 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो खान साहब उस पर या जो भी थे उस वक्त, उन्होंने कहा जी फिर तो ये बढ़िया, हम इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, चलें चेक कर लें आप प्लीज़। 2 साल उसमें लग गए। 2 साल के बाद जब वो मुतमईन हुए तो वो जो 3 गुना की जो बात कर रहे थे वो 10 गुना से ज़्यादा कीमत बन के आ गई। उन्होंने खुद बनाई, एग्जीक्यूटिव वो कर रहे थे, मतलब सब फेडरल गवर्नमेंट वापडा का इदारा और वो कर रहे हैं। एक तो 10 गुना उसकी कीमत, उसकी लागत बढ़ गई। वो जो 2 साल थे, 2 साल काम रुका रहा और वो कीमत बढ़ गई, फिर जी पैसे कहाँ से आए? तो ये तो वो इश्यूज हैं। और फिर कहा जाता है कि जी कराची में ये हो रहा है, लेकिन कराची का कोई बजट में फेडरल पीएसडीपी जो है उसमें कुछ नहीं रखा जाता। सिर्फ बात की जाती है जी ग्रीन लाइन बना दी, जी वो हमने K4 पे पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सूबों में जा रहा है वो हमें उसका, चले हम ये नहीं कहते कि हमें 25% दे दें। हालांकि सूबा सिंध जो है पंजाब के बाद आबादी के लिहाज से उसका बड़ा हिस्सा है, सेकंड उस पे आता है। लेकिन हम कहते हैं वो भी नहीं भाई, 10% दे दो, 15% दे दो। और बड़े मजे से वो कहते हैं कि हमने ये स्कीमें दी जो 2-2.5% है, और जब आप उसको चेक करेंगी तो वो भी रिलीजेज नहीं मिलती। अच्छा, और ये हकीकत है, मैं आपको सारे पेपर्स दूंगा। मैं यहाँ पे यकीनन आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आता है, और जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो कराची और सिंध से रिलेटेड लोग हैं, उन सबके जहन में एक बात आती है कि 2008 में आपकी हुकूमत आई, 2013 तक रही। जी जी बिल्कुल। कोई अहम डेवलपमेंट जी बिल्कुल नहीं आई देखने में। अच्छा, फिर उसके बाद आ गई, चलें फिर आ गई PMLN की गवर्नमेंट, ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब थे, उनकी गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद आ गई जो गवर्नमेंट थी वो PTI की, इमरान खान साहब की। उनकी तो एक अलग कहानी है, उसको तो आप छोड़ ही दें, वो आपने बता भी दिए खुद। PDM की गवर्नमेंट जब आई तो PDM की गवर्नमेंट के साथ आप उनके इत्तेहादी थे। इवन अभी भी जो गवर्नमेंट है, बेशक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, जब हम वफाक में पूछते कहते हैं भाई हम पोजीशन नहीं ली हैं हमने, तो अब तो आपके बगैर तो PMLN गवर्नमेंट बना ही नहीं सकी। तो अब तो आपके पास एक पावर है। जब मुझे बड़ी माजरत के साथ कि जब आपका सदर के लिए नेगोशिएशन हो सकती है, चेयरमैन सेनेट के लिए नेगोशिएशन हो सकती है, फिर बलूचिस्तान में भी आप ही लोगों की गवर्नमेंट है, जब उसके लिए बात हो सकती है तो लोगों के लिए बात क्यों नहीं हो सकती? अब तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे PMLN का साथ तो उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन एक जो सबसे पहले तो उस बात का आपको जवाब दूं कि PDM की जब गवर्नमेंट बनी उनके साथ ये बातें रखी गई, और उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, इस बात को माना कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी सिंध में उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। और चले हम 18 से पहले वाली ज़्यादती को छोड़ भी दें तो 18 के बाद और ज़्यादा ज़्यादती हुई, तो उसका जी अजाला करते हैं। उन्होंने हमें स्कीमें हमारी कोई ली कि जी ये अब आपकी स्कीमें हम रखते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन स्कीमों पे भी रिलीजेज नहीं हुई। और फिर अब फैसला किया गया के टेक गवर्नमेंट में जो थी काकड़ साहब, हाँ, कि जी जो प्रोविंशियल नेचर के काम हैं और जो अगर 75% से कम है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी, और जो 75 से ज़्यादा काम है वो जी फेडरल गवर्नमेंट उनको पूरा करेगी। ठीक है, तो अब हमें कहा गया कि जी अब तो ये है, और अब जब उसमें देखा गया तो हमारी कोई स्कीम ही नहीं है, क्योंकि हमें तो 2013 से 18 तक भी कुछ नहीं मिला, और फिर 18 से 23 तक भी कुछ नहीं मिला। तो जो हमारी स्कीमें अब शामिल की गई थी वो तो अभी स्टार्ट की
मरहल में है तो 75% कैसे काम हुआ होगा। तो जी इस फॉर्मूले के तहत आपकी जो है ना स्कीमें हम नहीं रख सकते। तो इस पे हमने वहाँ पे बात उठाई हमारे चेयरमैन साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने। फिर हमारी जो मीटिंग्स हुई जिसमें सीएम साहब स्पेशली यहाँ से गए और कुछ मिनिस्टर्स भी उनके साथ थे, जिस पे हमने कहा लेकिन जो एक बात इस वक्त मुल्की हालात है और जो ये सियासी इस वक्त एक क्राइसिस है पार्लियामेंट का, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि जी ब्लैकमेलिंग शुरू करें और ये कहें कि जी आपने अगर ये स्कीम नहीं डाली तो हम आपकी गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। और जाहिर ही हकीकत है अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से अलहदा होती है तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं कायम रहती। लेकिन क्या आया हम पार्लियामेंट के वो क्राइसिस में धकेल दें? क्या हुआ था? हमने पीएमएलएन की सपोर्ट क्यों की? ये जब इलेक्शन के रिजल्ट आए हम तो समझते थे कि हमें मिले मेजॉरिटी, लेकिन किसी को नहीं मिली। और पीएमएलएन से उसी तरह हमारी मुखालफत रही पीडीएम के गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद। जब इलेक्शन हुए तो पीएमएलएन वाले तो रायविंड से चल के कराची आकर उन्होंने हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाया एमक्यूएम के साथ। जमायत ये जो ये जो उलमाए नहीं जो JUIF है, GDA है और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी सिवाय पीटीआई के, इन्होंने तो सबके साथ इत्तेहाद बना के पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े यहाँ पे 2024 का जो इलेक्शन है। तो जब रिजल्ट आए तो पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले जो ऑफर की वो जो आज़ाद अरकान थे पीटीआई के, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा था, इखलाकी और आइनी तौर पर उनका हक था, तो हमने तो उन्हें कहा था कि भाई आप हुकूमत बनाएं, हम गैर मशरूत आपको सपोर्ट करते हैं कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। लेकिन उनका तो आपको पता है कि पीटीआई के जो बानी हैं उनकी तो अपने मिजाज हैं, न उन्होंने पहले कभी बात की किसी से, उन्होंने कहा जी नहीं करेंगे। तो फिर पीएमएलएन ने हमसे रब्ता किया और हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम किसी के साथ ना जाते, किसी की गवर्नमेंट ना बनती, दोबारा से इलेक्शन अनाउंस होते और आपको बेनज़ीर मेहदी साहिबा पता है कि इलेक्शन फिर 90 दिन में हो, 9 साल में हो, किसके पास गारंटी थी? तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। बिल्कुल और हम इसी वजह से मजबूरी के तहत पीएमएलएन को सपोर्ट किया और उनकी एग्जीक्यूटिव में हम शामिल नहीं हैं अभी तक। लेकिन हम उनको ब्लैकमेल जो है वो नहीं कर सकते कि फिर वो दोबारा क्राइसिस शुरू हो। हम इख्तलाफात तो उनसे रखते हैं इन बहुत सारी चीज़ों पे। तो जो आप कह रही हैं कि जी फिर आपने पार्टी से अलहदा क्यों नहीं होते, क्योंकि मुल्क हमारे लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि अभी और जमहूरियत हमारे लिए अहम है। बिल्कुल उसको बचाने के लिए हमने ये कड़वी गोलियां कह लें या ये कड़वी दवाई जो है पीनी पड़ती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब मैं पीपल्स पार्टी की बात करती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे नदीम अफजल चंद साहब जी, तो जब मैं पीपल्स पार्टी की बात करती हूँ या हम वफाक की बात करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने इतनी बेबस गवर्नमेंट और इतनी बेबस असेंबली कोई नहीं देखी। मुझे सबके हाथ बंधे हुए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जो गेम सेटिंग्स की हुई हैं वो एवरीबडी नो कि किस तरह से गेम सेटिंग की है। आप यकीन करेंगे कि पीएमएलएन के वुज़रा भी कहते हैं कि क्या ये कांटों भरा हार हमारे, मतलब वो हुकूमत पाकर भी खुश नहीं है। अभी एक होती है हालात इस तरह के हैं और हालात आइडियल नहीं हैं। ये आपको भी, आप तो इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर चीज़ जो है ना पीछे से कंट्रोल की जा रही है, और क्योंकि बोलता है कोई तो उसके पर जलते हैं। हम तो बोलते रहते हैं, हम तो सहाफ़ी तो कहते हैं कि हाँ बोलते रहते हैं। अच्छा एक बात अब आ गई, एक सवाल शॉर्टली सा मेरा है कि देखें, हम कोई सिंध का मसला हो, जब भी असेंबली में आवाज़ उठाई जाती हो, नेशनल असेंबली में लोकल गवर्नमेंट सूबाई खुद मुख्तारी की एमक्यूएम बात करती है। एमक्यूएम जो है वो भी कराची की, सिंध की सन ऑफ सॉइल जिसे कहते हैं ना, आप लोग भी कराची के सन ऑफ सॉइल हैं। जब उनसे बात करते हैं तो वो सारा मामला जो है वो डाल देते हैं सिंध गवर्नमेंट पर। सिंध गवर्नमेंट किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और जब आप लोगों से बात करते हैं तो सारा मामला वफाक के पास आ जाता है। तो कोई ना कोई तो इसका हल होगा ना कभी तो इसका हल निकलेगा ना। देखिए, जब अगर आप
सबसे मुनसिफाना रवैया अपनाएंगे और जब फेडरल गवर्नमेंट सबको अपना समझेगी तो फिर तो ये हल होगा। कराची की बात पे, कराची पे सब पॉलिटिक्स करते हैं ना, पॉलिटिसाइज, हर कोई अपना स्लोगन बयान करता है। अच्छा, एमक्यूएम तो हमेशा गवर्नमेंट में रहती है, इनको नफीस उजरा भी कहा जाता है, ये अपना पीटीआई के साथ भी थे, फिर पीएमएलएन के साथ भी हैं, आप लोगों के साथ भी थे 2018 में, 2008 में भी हमारे साथ 2000, हाँ सॉरी 2008 में जब उसमें भी थे, बाद में भी ये रहे हैं। तो ये तो हमेशा गवर्नमेंट में रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आने जाने जी हाँ। में तो ये अपने वहाँ पे तो ये बात नहीं उठाते, वहाँ पे तो ये चुप रहते हैं जब भी कोई बात हो। और जब भी कोई बात होती है, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो लोकली सतह पर खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी आने ही नहीं देती है। नहीं, देखें अभी भी आपने फारूक सत्तार की स्पीच सुनी होगी कुछ दिन पहले। उनका इशू ये है कि उनका सियासी तौर पर वो समझते हैं कि अगर हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करेंगे तो हमें एक जिंदा रहने का एक मिलता है पॉलिटिकली जो है। तो वो, लेकिन वो देखें कि अब किस हद तक जाके पहुंचे। इस वक्त एमक्यूएम के जो हालात हैं, हाँ, वो बहुत बुरे हालात हैं पॉलिटिकली। तो वो किस वजह से, वो इस वजह से कि वो जो उन्होंने नफरत की सियासत की, लिसानियत की सियासत की, वो उस वजह से। लेकिन अब भी उनके जहन में वही बात है। हालांकि जो लोग हैं वो अब उस चीज़ से निकल चुके हैं। वो जो पहले एक इनका होता था कि जी वो लाशों की बात करते थे, और आपने देखा कि कराची में जो कुछ भी हुआ, यहाँ पे भत्ता माफिया थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी, जलाओ घेराव की बात होती थी, टारगेट एक कॉल करते थे हड़ताल की, और जिस दिन हड़ताल की कॉल, लेकिन जिस दिन मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली तौर पर जब ये कॉल देते थे स्ट्राइक की, हड़ताल की, उसी दिन लाशें गिरना शुरू हो जाती थी। ठीक है, और फिर आप देखेंगे भत्ते माफिया इस हद तक पहुंचा कि बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा इंसानों को जला दिया गया। ये कौन लोग थे, सबको पता है इस बात का। तो इस सियासत को पीपल्स पार्टी ने ख़त्म किया। और आपने देखा कि जो काम यहाँ पे कराची में, अगर हमें पहले नुमाइंदगी नहीं मिलती थी, और लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने कहा, जब हम गवर्नमेंट हमारी बनी 2013 के बाद, जब भी पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने कहा कि हमने कराची को ऑन करना है। और कराची के वो इलाके, आज अगर आप यहाँ कराची हैं तो आप ज़रूर चक्कर लगाएं कि वो इलाके, मिसाल आप, मैं सेंट्रल कह दूंगा, सेंट्रल से आज भी हमें कोई सीट नहीं मिली, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाएं तो वहाँ अरबों रुपए के डेवलपमेंट के काम हुए हैं। वो किसने कराए हैं? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराए हैं। कोरंगी जो था, जहाँ पे हमारा एक काउंसलर नहीं था, वहाँ पे हमने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए। ये कोई एहसान नहीं है, ये तो फर्ज है जो भी गवर्नमेंट हो कि उसने अपने इलाके बनाने हैं, लेकिन उसका हमें जो मिला है सिला, ये मिला है कि मेयर हमारा है यहाँ पे, पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी का मेयर आया है। इस दफ़ा अगर आप सीटें देखें तो हर इलेक्शन में सीटें पीपल्स पार्टी की बढ़ती हैं। इस दफ़ा भी हमारी सीटें जो हैं कराची में बढ़ी हैं। तो इस वजह से बढ़ी हैं कि हमने यहाँ पे काम किया है और लोग समझते हैं कि इनकी ऑनरशिप है। तो ये जो एक सिलसिला है तरक्की का, वो जारी और सारी है, और वो पीपल्स पार्टी ही काम करती है। और जो पानी का इशू है उस पर हम लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। हब सोर्स से उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा बढ़ाया जाए। K4 का चले, वापडा अगर काम कर रही है तो ऑगमेंटेशन का काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, वो कर रहे हैं। हमने वो जो 60-70 साल पुराने पंपिंग स्टेशंस थी, जो पुरानी वहाँ पे पूरे इक्विपमेंट्स थे, उन सबको चेंज किया, जिससे पानी की उसमें बेहतरी आई और पानी ज़्यादा तरीके से यहाँ पे पहुँचा। लेकिन अगर आप वो आबादी का वो कंपैरिजन करेंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिर वो एक जहन में आ जाता है जो आपने भी जिक्र किया इसका, हाइड्रेंट माफिया। अब देखिए, हाइड्रेंट इस वक्त सिर्फ ऑफिशियली जो हाई कोर्ट्स के हुक्म पे हैं वही हैं, 7 हैं या 8 हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है। और वो किस वजह से? वो इस वजह से है, ये जो आबादी का फैलाव बढ़ा, ये जो कच्ची आबादी है दीगर, जहाँ पे ये नहीं है
पूरा सिस्टम नहीं है इसका, पाइपलाइन का, दीगर चीज़ों का, उनको पानी कैसे पहुंचाया जाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियली हाई कोर्ट के अहकामात पर ये एक एक हाइड्रेंट है कि वो वहाँ से सप्लाई होती है उनकी, लेकिन वो जहनों में आ जाता है कि जी ये सारा कुछ जी, क्योंकि जाहिर है जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ वो टैंकर माफिया तो पहुँचता है, तो लोग कहते हैं ये वही माफिया है। तो ये भी, लेकिन इस पे आपको प्रॉपर एक वो होता है ना, आप स्टोरियां तो करते हैं ना आप मीडिया वाले, कौन सी वो जो मीडिया वाले, नहीं नहीं ये स्टोरियां, मैं कह रहा हूँ वो स्टोरियां करें, वो स्टोरियां करें कि ये इसकी हकायक तक पहुंचे। जरूर खराबी होगी, मजीद भी हम स्टोरीज पे बात जी, करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, फिर से जाते हैं और वापस आते हैं। और ब्रेक से हम वापस आ गए। बात हो रही थी कराची के, सिंध के इश्यूज पे। नासिर शाह साहब, आप मुझे बताइएगा कि हमें ज़रा खबर दे दीजिए, अंदर की खबर अब दे दें, वो कि MQM की PMLN से नहीं बनी सुना। बहुत सारी वफाक में ये खबरें गर्दिश करती रही उन्होंने। आपने देखा था कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था कौमी असम्बली में, जी जी, और फिर वो आके पीपल्स पार्टी से मिले। अब पीपल्स पार्टी से उनकी 2-3 मुलाकातें हुई हैं। अभी आपके और MQM के ताल्लुकात कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि MQM जब वो वफाक में साइन कर रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PMLN के साथ, उस वक्त भी मैंने उनसे यही सवाल किया था, देखें आपको अपने सारे काम निकलवाने के लिए, अपने सारे काम लोगों के निचली सतह की जो आप बात करते हैं, उसके लिए आपको पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो अब ये दोस्ती कुट्टी ये कहाँ पे खड़ी हुई है, नाराजगी? देखिए आप जो कह रही हैं हकीकत तो यही है कि अगर एक उनका एक मैंडेट अगर कह भी लें, जो भी है वो शहरी इलाकों में वो है, और फिर जो दीगर इलाके हैं वहाँ पीपल्स पार्टी है, और शहरी इलाकों में भी पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी तो दोनों जगह पे है, MQM जाहिर है सिर्फ शहरी ये तो हर एक की अकल में आती हल्कों है। हाँ, में। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो बात मैंने पहले की कि यहाँ पे जो तर्ज सियासत रहा, और लेकिन उसमें ये जो अब वाली MQM है, इसीलिए मैंने कहा कि वो पुरानी चीज़ों को छोड़ दें। जब उन्होंने इन्हीं चीज़ों के लिहाज से अपने कायद को छोड़ दिया, जिसके लिए MQM कहती थी कि सब कुछ कुर्बान, लेकिन जब कुछ भी हुआ, और ये जो इस वक्त MQM पाकिस्तान है, वो जब उन्होंने उनको छोड़ा, तो चले अगर आपने उनको छोड़ा है तो उसकी सोच को भी छोड़ें। और अगर MQM अपने उस कायद की सोच को छोड़कर आती है तो पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल जी, बस आपको, हाँ, सॉरी मैं आप कदर करामी जी, की बिल्कुल। निहायत माफ़ी चाहती हूँ। क्या आपको ऐसा लगा है कि MQM की तर्ज सियासत में कोई चेंज आई है 2008 से अब तक? अभी भी जी, जो वो बिल्कुल। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको लगा है कि कोई 1% भी चेंज हुआ है? देखिए हमने तो उनको वेलकम किया जब उन्होंने अपने मुलाकातें हुई, हाँ। नहीं, जब उन्होंने अपने उस कायद से लाताल्लुकी का इजहार किया, अच्छा, उस जो वक्त ही, हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, जो सिंध में नफरत की सियासत करते थे, ये जो कुछ होता था इन्होंने कहा कि जी उनकी वजह से हुआ। इन्होंने खुद कहा है जो इस वक्त की जो भी उनके करता धरता हैं MQM पाकिस्तान के, या सब जो भी लोग हैं, बिल्कुल। तो अब अगर वो उनकी सोच को छोड़ के आते हैं तो पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करती है, और हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और सूबे के लिए भी अच्छा है कि सब लोग मिल के काम करें, जो इस वक्त के हालात हैं बेहतरी की तरफ जाएं। और पीपल्स पार्टी आपको पता है कि हमेशा मफाहमत की सियासत करती है। बिल्कुल, अब ये तो स्लोगन है रदाई साहब का। हमसे हमेशा मुनाफकत होती है, हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं करते हैं, पीपल्स पार्टी मफाहमत करती है। तो हमें MQM वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुनाफकत करती है। पीपल्स पार्टी तो जब भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, पीपल्स पार्टी को ज़रूरत ना भी हो तो हम इनको इस वजह से साथ लेके चलने की बात करते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, सूबा बेहतरी की तरफ जाए, अगर शहर की बात है तो शहर बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है, 2008 में भी पीपल्स पार्टी को इनकी ज़रूरत नहीं थी। सिंध में वो अपनी अलहदा से हुकूमत बना सकते थे, फेडरल में अलहदा से हुकूमत बन रही थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पे गए 9-0 इस वजह से कि सबको साथ लेके चलें। मुफाहमत की उन्होंने बात की, अपने दिल को खोला, इनको एडजस्ट किया
हालांकि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं थी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, मुझे सुन लें, गवर्नमेंट याद है। की, हाँ, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। और ये पीपल्स पार्टी है कि जिसने उस वक्त ना सिर्फ एमक्यूएम को साथ लेके चले, बल्कि उन्होंने फंक्शनल लीग को भी अपने साथ रखा। बिल्कुल, हाँ। और जो भी पीपल जितनी भी पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, तो इसलिए पीपल्स पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। तो इसी तरह अगर एमक्यूएम अब वाकई तौर पर, अमली तौर पर, ज़हनी तौर पर अपनी उस सोच से अलहदगी इख्तियार करके, और वो जो एकदम से लिसानियत की बात शुरू कर देते हैं, महाजिर नफरत का बीज बोने की बात करते हैं, अगर उससे वो उसको तर्क करते हैं, दरगुजर करते हैं, तो हमारे वो भाई हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और यही जो बात है ये सूबे के लिए बेहतर है कि हम मिलकर साथ चलें और बेहतरी की बात करें। लेकिन अगर वही बात आके जाएंगे उसी लिसानियत की तरफ, वही नफरत का बीज बोएंगे, तो जाहिर है फिर हम तो उनको साथ लेकर नहीं चल सकते। और ये जो आपकी बात थी कि एमक्यूएम को भी हम सूट करते हैं, क्योंकि सिंध में जो गवर्नमेंट है, लॉजिक जो है, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, वही जो मसाइल है ज्यादातर वही हल करती है। तो वो जब मसाइल की बात हो, और हम तो वैसे ही हल करते हैं, लेकिन अगर वो भी सिंसियर हों और वो भी सिर्फ ये सियासी महाजराई को छोड़ दें, और वो जो समझते हैं, उनकी असल में सोच ये है कि हम जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे पीपल्स पार्टी को, या वो कार्ड खेलने की बात करेंगे, तो हमारी कोई ज़्यादा लोगों में एक पजीराई मिलेगी। हालांकि वो गलत है। आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, बच्चा है, बच्ची है, मेरा भाई, मेरा बहन, वो समझते हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। बिल्कुल, ये अब जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई, 5th जनरेशन की बात हो रही है, और अब वो मीडिया भी नहीं, सोशल मीडिया का दौर है जिसको आप कंट्रोल कर लें। जी बिल्कुल। अब बात आ जाती है स्ट्रीट क्राइम्स की, कि स्ट्रीट क्राइम्स हमने देखा कि गुज़श्ता एक हफ्ता ले लें या 10 दिन ले लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स में तेज़ी से बढ़ गए। और ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी, वो बहुत एक जोश से भरी पूरा वो बताते हैं। अच्छा, मैं उनसे भी, मैं आपको पता है मैं सवाल करती हूँ, मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे एमक्यूएम के एमएनए, मैंने कहा आप ये, उन्होंने बताया कि रोज़ाना 10 करोड़ के मोबाइल छीने जाते हैं, वो यहाँ से जाते हैं अफगानिस्तान से जाते हैं दुबई, और ये 10 अरब रुपए का पूरा बिजनेस बन चुका हुआ है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि देखें, अगर आपको ये पता है ये नेटवर्क कि इस तरह जाता है, और आपको ये सारे हिसाब किताब पता है, तो मेरे जहन में ये बात फिट नहीं होती कि आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपको ना पता हो कि कौन मोबाइल छीनता है और कहाँ जाता है। अब आप ये बताएं कि ये स्ट्रीट क्राइम्स का इससे कब कराची वालों की जान छूटेगी? आप बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम है, और एक भी नहीं होना चाहिए, एक जो क्राइम है वो भी नहीं होना चाहिए, और जान चली जाती है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए फिर कहा जाता है कि ये मवाजना किया जाता है। मवाजना इसलिए किया जाता है कि सिर्फ जो बात होती है ना, जो एक मिसपरसेप्शन है कि ये सब कुछ कराची में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कराची को ही पहले ले लेते हैं, तो कराची को अगर आप कंपेयर करें जो गुज़श्ता अदवार रहे हैं, जो गुज़श्ता साल रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत थी। अब उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्राइम को हम कोई कह रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं होने चाहिए। अच्छा, लेकिन यही क्राइम दीगर सूबों के शहरों में भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा है, नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ा जाता? मैं एक अर्ज कर दूं, यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि क्राइम का आप डेटा उठा लें, कराची का उठा लें, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाह रहा लाहौर को किसी और शहर को, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ जहन में कराची बैठता है। आप अगर लाहौर का डेटा उठाएं, जहाँ पे सेफ सिटी भी है, जो सिंध की नाअहली की वजह से यहाँ तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन जी लाहौर में है, जी इस्लामाबाद में है, और दूसरे शहरों में है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाअहल हुकूमत है तो इन्होंने सेफ सिटी नहीं बनाया। अच्छा जी, सेफ सिटी पे आ जाते हैं। सेफ सिटी तो जाहिर है बन रहा है, एनआरटीसी को ही हमने दिया है कि वो बनाए, उस पर काम हो रहा है, लेकिन जहाँ सेफ सिटी है वहाँ क्या ज़ीरो क्राइम है? आज बेनज़ीर साहिबा, आप जाके नंबर्स उठाएं,
लाहौर के भी और कराची के भी। आबादी में भी फ़र्क है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, वहाँ जाहिर है पे इतने बड़े मुल्क होते हैं। वहाँ पे आबादी कम है। हाँ, लेकिन क्राइम रेशो, यही जो आप कह रही हैं स्ट्रीट क्राइम, वहाँ पे नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। आप- लेकिन सुन लें, लेकिन आपके जहन में भी ये बात है, ए बी सी जितने लोग हैं उनके जहन में ये बात है कि जी सिर्फ कराची में क्राइम है। खबरें यही आती हैं, हेडलाइंस यही होती हैं। आप आ गई ना उस बात पे हाँ, कि हाँ। खबरें यही आती हैं, हेडलाइंस हेडलाइंस ये होती है। तो और फिर तो उस पे जो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी चीज है उसको आप जरूर हाईलाइट करें। कराची का क्राइम है, उसको आप 10 दफा दिखाएं। लेकिन अगर किसी वैसे ही शहर में जहाँ ये सारी चीजें हैं वहां पे भी इसी तरह के क्राइम हो रहे हैं, तो कम से कम एक आध खबर पूरे खबरनामे में वो भी दिखा दिया करें। शायद तो आदत ये हो गई है। तो सिर्फ इस वजह से, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है, बिल्कुल, इसका agree। कतई मतलब नहीं है कि हम चाहें कि कोई एक भी क्राइम हो। एक क्राइम भी नहीं होना चाहिए, एक मोबाइल भी नहीं छीनना चाहिए, एक मोटरसाइकिल, किसी के 1 रुपया कोई ना छीने, और फिर यहाँ जाने जाती हैं। अब यही देखें, लेकिन ये दीगर शहरों में भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक वो साइकी है। और फिर आपके इल्म में है, क्यों हम सब यहाँ रहते हैं, कि जब ईद के दिन हो, इस तरह की चीज़ें हो, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, वारदातें बढ़ बढ़ती बढ़ जाती हैं। हैं, लेकिन हाँ। अब अगर अभी ताज़ा डेटा आप उठाएं, सिर्फ मैं कराची की बात करता हूँ, जो अभी यहाँ पे क्राइम कंट्रोल पे सीएम सिंध, या जो हमारे अभी होम मिनिस्टर हैं, और फिर जो नए आईजी और पुलिस चीफ जो हैं कराची के, जो इन्होंने प्लानिंग की है, या जिस तरह इसमें रेंजर्स हमें सपोर्ट कर रही है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। अच्छा, आप अभी के कंपैरिजन देख लें ना, 1 माह के, 2 माह के, या अभी ये 3 माह के आप डेटा निकाल लें, बिल्कुल। तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क होगा। लेकिन जाहिर है जब भी होती है कोई वारदात तो हाईलाइट होता है, तो लगता है कि ये वैसे ही ये हो रहा खुद है। करते हैं ना, हाँ, लेकिन खुद वो उस करते पे हैं कि मालिक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो- आप लोग खुद करते हैं। तो लेकिन हाँ, देखिए, अगर एमक्यूएम वाले हाँ, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस वजह से इस बात को आवाज़ उठाएं कि ये क्राइम हो रहा है जी, ये नहीं होना चाहिए, और ये उसका, तो ये उनका हक है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो उसमें जो बीज बोते हैं ना, आप मिसाल के तौर पर वो क्या कहते हैं कि जी कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, वो अच्छा, जी, ये अच्छा भी सुन एक लें, बहुत बड़ा अच्छा सुन मसला लें है। वहां ये से, बहुत बड़ा अच्छा सुन लें मसला मेरी है। बात, कि जी वहां से वो सारा आता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि फिर उसमें लिसानियत ले आते हैं कि जी ये देखें, ये जो लोग हैं वो यहाँ से नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं कि जी सिंधी स्पीकिंग आते हैं, पठान हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बलोच हैं, वो ही आके सारा कुछ करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं टीवी पे देखता हूँ कोई गैंग पकड़ा जाता है, तो वो यहाँ के लोकल जो होते हैं, तो मतलब वो, हमने तो कभी ये बात नहीं की। देखिए, जो क्रिमिनल है ना, उसकी कोई ज़बान नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, जाहिर है वो क्रिमिनल पैसा बस। क्रिमिनल होता है, उसका ना मजहब होता है ना उसकी ज़बान होती है। और हम कभी भी इस बात को नहीं लाते कि भाई ये जो है, ये तो जो ये पकड़े गए हैं, या जो खुद रेंट हेडेड पकड़े जाते हैं, वो जी वो तो ये ज़बान बोल रहे हैं, हम तो नहीं कहते। हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। हाँ। अच्छा शाह साहब, बस एक आखिरी सवाल, जी, जी। फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि इमरान खान की तर्ज सियासत को आप किस तरह देखते हैं? आप, मैं इससे पहले एक आपको वजाहत पेश कर दूं कि आपने कहा था कि हमने पीटीआई के पास भी लोग भेजे थे, फरहतुल्लाह बाबर साहब जो कि एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको उनसे एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया एक जगह पर, एक सेमिनार में बैठकर। जब मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान, जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी, जब इलेक्शन रिजल्ट सामने आए थे और पता नहीं चलता, हमने बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने आपके, और जरदारी साहब ने भी, दोनों को इमरान खान के पैगाम भिजवाया कि आए, मिलें, बैठें, हम बात करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का हल जो है ना वो टेबल पर आकर ही ख़त्म होता है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बात वहीं ख़त्म हो गई। अब आप मुझे बताएं कि अभी भी आप देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से रोज़ाना एक नई कंट्रोवर्सी आ रही होती है, तो आप कैसे देखते हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स को? बस ये एक आखिरी सवाल है। देखिए, इमरान खान ने जो तर्ज सियासत की ना, वो इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी की सियासत को उन्होंने फ़रोग़ दिया। और जो फिर आगे उनके जो
लोग हैं उनमें भी गई। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है मुफाहमत की। और जमहूरियत की बात करती है, हमारा मफाहमत और सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी वो तो- जमहूरियत के वो तो लिए हाँ, अगर उस किसी पे की कोई शक कुर्बानियाँ नहीं है। हैं हाँ। तो वो पीपल्स पार्टी की हैं। आपको याद होगा कि 2013 के बाद सबसे ज़्यादा केसेस पीपल्स पार्टी की क़यादत पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने की। बिल्कुल। ठीक है, हमारी क़यादत जेल में थी, जिला वतन थे सब, पीटीआई ने किए। लेकिन अभी, मैं पहले हाँ, आपको हाँ, पुराना जिक्र बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब पॉलिटिकली पीटीआई ने उन्हें वो जो एम्पायर का इशारा देते थे और जो सारी चीज़ें करते थे उस पे उन्होंने धरना सियासत शुरू की, तो हमने गैर मशरूत तौर पर पीएमएलएन की सपोर्ट की थी। 2013 से 18 की असेंबली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सियासी तौर पर जमहूरियत को, पार्लियामेंट को डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते। फिर जब इमरान खान साहब को जिस तरह भी जिताया गया, वो जो आरटीएस था या जो भी कुछ था, वो जब आए, जब उनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी मेरे चेयरमैन ने कहा, लेकिन उसके बाद जब आपको याद होगा क्राइसिस की सूरत हाल आई तो मेरे चेयरमैन ने कहा था कि इमरान खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत उसकी, और न सिर्फ चेयरमैन ने कहा बल्कि मियां शहबाज शरीफ ने कहा, सब ने कहा। हाँ, अच्छा, फिर अब वो जो आपने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम चोरों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, चोरों और डाकुओं के अलावा इन्होंने, हाँ, मतलब आप ही के पार्टी के लोगों ने ये बात कही नहीं, और 10 लोगों ने ये बात सुन ले, सुनी। मैं आपको नहीं कह रहा, हाँ। लेकिन मैं आपकी सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बात है ना, वो कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी कहा। उन्होंने ये कहा, अब जब वो उतरे 2000 के बाद, तो उन्होंने वो जो इदारे थे, उन्हें पटका है नीचे। जब वो इदारे थे तो उनके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसी का नाम हैरी रख दिया, किसी को XYZ कहा और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, एस्टैब्लिशमेंट हो गए, सारा कुछ कहा। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहा कि हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उनको तो उन्होंने चोर और डाकू से भी ज्यादा कुछ कह दिया था। मतलब मेरे कहने का मकसद है कि खान साहब की बात जो है वो यही है कि वो किसी किल कह लें, कल कह लें, सीधे नहीं होते, और उनकी तर्ज सियासत जो है, और बड़ी बदकिस्मती है, ये एक हकीकत है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको वोट पड़ा, जिससे हम डिनाई नहीं करते। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर, जो एक नैरेटिव, जो एक झूठा नैरेटिव, झूठा बयानिया जो उन्होंने बनाया, लेकिन आपने देखा कि उनकी इस तर्ज सियासत की वजह से 9 मई को क्या हुआ कि, और फिर वो देखें उस पर भी झूठ क्या है जी, कि जी वो सारा झूठ था। वो जी जो 9 मई को हुआ वो तो हमने तो किया नहीं, फिर हमें जाने क्यों दिया गया। बल्कि देखें 9 मई को अगर जितने भी इंसिडेंट आप अगर देखें, वो वही थे जो अस्करी इदारों और उनके खिलाफ ही एक्शन हुआ। पंजाब देखें, ये नहीं था कि सिर्फ GHQ या जिना हाउस या वहाँ पे हुआ, उधर दूसरे भी जो शहर थे वहाँ भी कहीं पे एयर बेस पे हमला हुआ, कहीं पे जो और दफातर थे एजेंसीज के उन पर हमले हुए, और इसी तरह मर्दान में, KP में, सिंध में कोशिश की गई। यहाँ कराची में आपकी टीम होगी, उनसे पूछें कि यहाँ पे इन्होंने मैसेज चलाया कि रीजेंट प्लाजा पहुँचे। रीजेंट प्लाजा क्यों पहुँचे कि वहाँ आगे कोर कमांडर साहब का ऑफिस है, फिर कोई रेजिडेंस है, फिर वो एजेंसीज के दफातर हैं। तो ये वो सोच थी जो खान साहब ने एक की, और फिर मंसूबा साजी के तहत लोगों के जहन साजी की। फिर जब ये कहते हैं ना कि जी लाहौर वालों ने हमें GHQ में या वो जो कोर कमांडर हाउस पर आने क्यों दिया, मैं तो सलाम पेश करता हूँ वो जो अफसर्स थे, जो कमांडर्स थे, कि उन्होंने कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं किया जिससे लाशें गिरती। और उन्होंने कबूल कर लिया कि भाई चले ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जलाओ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया। उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया कि जिससे लाशें गिरती। उनको तो सलाचा, फिर ये कहते हैं कि जी हम तो वायलेंस की सियासत करते ही नहीं है। ये जो गिरफ्तार करने भी नहीं आए थे, इनको वो वारंट देने आए थे इस्लामाबाद से, लाहौर, वो जो इनका जमान पाक कैलकुलेट कर ली थी। सुन ले, जमान पाक में इनको वारंट सिर्फ देने आए थे। बिल्कुल। इन्होंने पेट्रोल बमों से हमले किए थे, आपको याद होंगे वो सारे मनाजिर जो हैं। तो वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन झूठ का बहाना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि मैं वही फिर आ जाती हूँ कि आपको पता होगा चंद साहब इनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे और उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा पर, साबिक आर्मी चीफ ने मुझे के कहने पर मुझे रखा गया कि खान साहब की जो है पॉलिटिकल पीआर अच्छी हो। इसके अलावा जनरल फैज़ DGI उनके कहने के मुताबिक जो है वो मशवरे देते थे और ख़ान साहब की हुकूमत चलती थी, यहाँ तक कि वफाक में कौमी असम्बली में एक सर्विंग कर्नल जो था वो डेजिग्नेट था कि जो कोरम पूरा करवाता था। और ये बातें मैं नहीं कह रही, अब ज़बान ज़दे आम हैं। तो मैं जब वो इस तरह बुरा कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, तो इस्टेब्लिशमेंट में सियासत में फ्रंट फुट पर भी तो आप ही लोग लेके आए ना, कितने एक पेज पर थे। बहुत ज्यादा तकारीर हैं हाँ। जिसमें वो बाजवा साहब को सलाम पेश करते रहे हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते रहे हैं, लेकिन खान साहब का अलमिया ये है कि वो ज़ाती बात करते हैं। अगर ज़ाती तौर पर वो वज़ीर आज़म हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर जब पहली दफ़ा किसी को सियासी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया है पाकिस्तान की तारीख में, बिल्कुल किसी वज़ीर आज़म को, तो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। खुद वज़ीर आज़म नहीं तो 2 सूबों में हुकूमतें थीं, पंजाब KP, हाँ। उनको हटा दिया। फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो जी उनके बयानात हैं कि जी पाकिस्तान को 3 हिस्सों में कर दिया जाए, जी एटम बम मार दिया जाए, जी ये हो जाए, तो मतलब सिर्फ जाती है ना, मजहब काट के लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी तफसीली हमें बताया सिंध के मसाइल के बारे में और उनके हल के बारे में भी। मज़ीद भी हम और कोशिश करेंगे कि सिंध का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो हम आवाम तक पहुंचा सकें, वो दिखा सकें कि सिंध के मसले अगर हैं तो उन मसलों की वजह कहीं ना कहीं जाकर वफाक से ही मिलती है और उनका हल भी वफाक ही के पास है। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मैं मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।